सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। कतर में फंसे 8 भारतीय नागरिकों की प्रधानमंत्री मोदी ने जान कैसे बचाई? जिन्हें कतर में फांसी की सजा हो चुकी थी, उन्हें मोदी सुरक्षित स्वदेश कैसे लेकर आए? नेवी के 8 पूर्व अफसरों को मौत के मुंह से खींचकर लाने की इनसाइड स्टोरी क्या है? मोदी ने ऐसा क्या कहा कि कतर के अमीर ने फांसी की सजा माफ कर दी? मोदी ने ऐसा क्या किया कि मुस्लिम देश कतर ने भारतीय नागरिकों को जाने दिया? Cheers for India. Hip hip, hip hip, hip hip, hooray! भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज सुबह सुबह जब नेवी के ये पूर्व अफसर स्वदेश लौटे तो ऐसे ही भारत माता की जय जयकार कर रहे थे। इन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सुरक्षित भारत लौट आए हैं, क्योंकि उनकी सजा माफ करवाना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से ही संभव हो पाया है। और ये हम नहीं, खुद कतर से बचकर आए ये पूर्व नेवी अफसर कह रहे हैं। यहाँ आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। लेकिन मोदी ने इन 8 लोगों की जान कैसे बचाई, इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको आगे देंगे। सबसे पहले ये जानिए कि नेवी के ये पूर्व अफसर कौन हैं और ये किन आरोपों में फंसे थे। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। देहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। इन 8 भारतीयों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। कतरी मीडिया के मुताबिक इन लोगों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी इंफॉर्मेशन इजराइल को देने का आरोप था। हालांकि कतर ने कभी भी ये आरोप सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन जाहिर तौर पर आरोप बहुत गंभीर थे। केस हाई प्रोफाइल भी था और देश की साख से जुड़ा हुआ भी था। इसीलिए दिसंबर 2022 में ही मोदी के विदेश मंत्री ने देश को आश्वस्त कर दिया था कि इन्हें हम घर वापस लेकर आएंगे। This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say, because their interests are foremost in our minds, I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly, and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very much, very strongly in our priorities. डिप्लोमेसी के लेवल से कोशिशें तो हुई, लेकिन ये कोशिशें रंग नहीं ला पाईं। उल्टा गिरफ्तारी से करीब 14 महीने के बाद यानी 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुना दी गई। इसके बाद तो देश में कोहराम मच गया। कांग्रेस, विरोधी और लेफ्ट समर्थित मीडिया और नेता मोदी को कोसने लगे। मोदी को क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या ताने नहीं मारे गए, उनके बारे में आगे आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि इसके बाद मोदी कैसे सीन में आए। 26 अक्टूबर 2023 को कतर ने इन्हें मौत की सजा सुनाई
तुरंत मोदी ने पर्सनल इंटरवेंशन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को टॉप प्रायोरिटी पर इस मैटर को देखने को कहा। 30 अक्टूबर 2023 को इन नौसैनिकों के परिवारों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कतर को मनाने के लिए भारत ने तुर्की की मदद लेने का भी प्रयास किया, क्योंकि यह माना जाता है कि तुर्की के कतर के शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। इसीलिए भारत की तरफ से पहले तुर्की को भी मध्यस्थता के लिए अप्रोच किया गया। इसी बीच भारत ने अमेरिका के साथ भी बातचीत की, क्योंकि कतर अमेरिका की सुनता है। कतर पर अमेरिका की पकड़ मजबूत मानी जाती है। हमास की कैद से इजराइल के नागरिकों को छुड़वाने के लिए अमेरिका ने भी कतर से ही मदद मांगी थी। डिप्लोमेसी दूसरी तरफ चल रही थी, लेकिन इसके बाद इस केस में मोदी की पर्सनल एंट्री हुई। दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में आयोजित COP28 समिट में पहुंच गए। इस समिट में दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता आए थे और यहीं पर प्रधानमंत्री की मुलाकात कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से हुई। दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ लग रहा है कि कतर के अमीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत कंफर्टेबली बात कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा हुआ है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अक्सर ऐसा नहीं होता, लेकिन मोदी ने उन्हें बहुत कंफर्टेबली हैंडल किया। और कहा जाता है कि दिसंबर 2023 में यूएई में हुई इसी समिट में बात बन गई थी। अंदर की खबरें यह हैं कि इसी मुलाकात में कतर के अमीर भारतीयों की रिहाई पर राजी हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सशक्तता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा केस के 7 नागरिक इस समय अपनी भारत भूमि पे वापस लौट गए। मोदी की मुलाकात के तुरंत बाद रास्ते कैसे खुलते गए, अब जरा ये समझ लीजिए। 26 अक्टूबर 2023 को नेवी के इन 8 अफसरों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई। 2 दिसंबर 2023 को यूएई में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के शासक की मुलाकात हुई। तुरंत बाद 3 दिसंबर को भारत को कतर की तरफ से इन नेवी अफसरों के लिए कॉन्सुलर एक्सेस दी गई। 28 दिसंबर को कतर ने इन 8 अफसरों को दी गई मौत की सजा को ड्रॉप कर दिया और 12 फरवरी को कतर ने भारतीय नेवी के इन 8 पूर्व अधिकारियों को रिहा कर दिया। इसीलिए तो ये अफसर भारत लौटने के बाद सिर्फ और सिर्फ मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जान बचाकर लाए हैं। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We're thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. कतर से जान बचाकर आए नेवी के ये पूर्व अफसर मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। इसके अलावा कतर से एक और डील हुई है और यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस डील के बाद भी कतर कुछ ढीला पड़ा हो। यह रिहाई ऐसे समय में हुई है जब भारत और कतर के बीच गैस को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। 6 फरवरी को हुए इस समझौते में भारत कतर से 2048 तक लिक्विड नेचुरल गैस यानी एलएनजी खरीदेगा। इसकी कुल लागत $78 अरब है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इस गैस का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। यह मोदी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि मुस्लिम देश यूएई के अबू धाबी में, जहां पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, और दूसरे मुस्लिम देश कतर ने भारत के 8 नागरिकों की मौत की सजा माफ कर दी है। कतर और भारत के बीच कूटनीति की नई केमिस्ट्री उभर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करने के बाद 14 फरवरी को कतर भी जाएंगे और वहां वो कतर के अमीर से मिलेंगे। From UAE
after completing his visit on 14th of February there, Honorable Prime Minister will travel to Doha, Qatar on 14th February afternoon. During the visit, Prime Minister will hold bilateral meetings with the Amir of Qatar, His Highness Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and other high dignitaries in Qatar. You would recall the Prime Minister had last visited Qatar in June 2016. As such, this will be Prime Minister's second visit to Qatar. कुल मिलाकर मोदी ने 10 साल पहले देश नहीं झुकने देने का जो वादा किया था, उसे मोदी लगातार निभा रहे हैं। लेकिन मोदी के विरोधी क्या कर रहे हैं, अब जरा ये भी देख लीजिए, क्योंकि मोदी का एक एक विरोधी आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया है। पिछले साल जब इन नेवी वेटरन्स को कतर में मौत की सजा सुनाई गई, तो सबसे ज्यादा हमलावर कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस ने खास तौर पर मोदी को विश्वगुरु कहकर तंज कसा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लेकिन ऐसा करके कांग्रेस पार्टी मोदी के चाहने वालों को और ज्यादा ईंधन दे रही है। वो अपने खिलाफ नफरत पैदा करवा रही है, क्योंकि चुनावों से पहले ही मोदी का राष्ट्रवाद एक अलग लेवल पर चल रहा है। मोदी ने अगर कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा, तो वो अभी तक उस वादे को पूरा कर रहे हैं और इसीलिए 24 में भी देश राष्ट्रवाद के इस मुद्दे पर मोदी के साथ है। ओआरएफ के लेटेस्ट सर्वे में इस बात पर मुहर भी लगती दिख रही है। इस सर्वे में शामिल 83% लोगों ने मोदी की विदेश नीति को अच्छा बताया है। इसी तरह से 83% युवाओं ने G20 को बड़ी सफलता बताया है। इसी सर्वे में 81% ने अमेरिका को, 77% ने रूस को, 77% ने जापान को आने वाले दशकों में देश का सबसे बड़ा साझेदार बताया है। सर्वे में शामिल 80% युवाओं को यह भी लगता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का टारगेट रखना चाहिए। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर मोदी का भी ऐसा ही व्यू पॉइंट है। यानी देश का युवा मोदी की कूटनीति, विदेश नीति और राष्ट्र नीति पर विश्वास कर रहा है। ऐसे ही सी वोटर के एक सर्वे में जब यह सवाल पूछा गया कि अगर भारत चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध करता है तो क्या होगा, इस सवाल के जवाब में 69% से ज्यादा लोगों ने कहा कि भारत दोनों को हरा देगा। यानी लोग मोदी के नेतृत्व और राष्ट्रवाद पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि वो चीन पाकिस्तान दोनों को एक साथ हराने की क्षमता मोदी के अंदर देख रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनावों में जब यही लोग वोट करेंगे तो जाहिर तौर पर राष्ट्रवाद के इन मुद्दों के बारे में सोचेंगे जरूर।